बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और हसनात मलिक साहब को आपने आज दावत दी है कि आज ज़रा अपने ख्यालात का भी इजहार करें, कुछ अंदर की खबरें भी हमसे शेयर करेंगे आपके ज़रिए। और हसनात मलिक साहब वीडियो में दो चीज़ों के ऊपर आज बहस करेंगे। एक पहली तो ये कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास तलब हुआ 19 को, इसमें जजों की कारकर्दगी का जायजा लेने के वाले से रूल्स बनाए जाएंगे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, जो रिपोर्ट उन्होंने एक जारी की है अपनी जजेस की कारकर्दगी के हवाले से, उसमें सबसे ज्यादा मुकदमा निपटाने के ऊपर, क्योंकि आज का बहुत जोर दिया है ना चीफ साहब ने भी कि जो किसी ज्यादा निपटा रहा है वो ठीक है। तो जो नए जज तैनात हुए एडिशनल राजा इनाम मिराज साहब, हमारे और आपके दोस्त, उनके हवाले से बताया कि सबसे ज्यादा केस उन्होंने निपटाए हैं। एक तरफ परफॉर्मेंस इस अंदाज में मुहैया कर रहे हैं, दूसरी जानिब डीबी से भी बता रहे किस डीबी ने कितने केस निपटाए। ऑलमोस्ट एक महीना होने वाले मोहसिन अख्तर कैनी साहब को डीबी मिली नहीं रही। अब इस बेस पे जब उनको एवेलुएट किया जाएगा कि जनाब इनकी डीबी ने कितने केस निपटाए, तो इनकी डीबी को नीचे केस को नहीं निपटाया, तो ये तो बेसिकली चंद जजों को ऊपर लाने के लिए और मखसूस जजों को नीचे करने के लिए हो रहा है, या बाकी कोई जेन्युइनली रूल्स ऐसे बनाए जाएंगे जिससे कोई जजेस की कारकर्दगी असली वाली सामने आ सकेगी? देखिए, रूल्स सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी लिखा हुआ है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वो आईनी इदारा है जो मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग करता है जजेस के खिलाफ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उसमें भी है कि अगर कोई जज इनएफिशिएंट होगा उसको से पूछा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब इनएफिशिएंसी के क्या है, आसिफ सईद खोसा जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने कोशिश की थी और कुछ जजेस को शार्ट लिस्ट किया था कि जो काम नहीं करते, जो पक्के हो जाते हैं, कच्चे जाए तो काम करते हैं कि जी मैंने पक्का होना है, जब वो कंफर्म हो जाते हैं तो काम नहीं करते। तो पक्के जजेस के लिए उनका ये था, लेकिन उनका टाइम थोड़ा था। अब मसला ये आ रहा है, बिल्कुल मैकेनिज्म होना चाहिए, बिल्कुल रूल्स बनने चाहिए, लेकिन एक तरफ जुडिशियल कमीशन जैसा कि आपने देखा है, इसकी लीजिटिमेसी पे बड़े सवाल हैं। जुडिशियल कमीशन में एग्जीक्यूटिव के 5 वोट है, 6वां वोट उनके एहसन भून साहब का है, 7वां वोट अमीनुद्दीन खान साहब का है, जो हर मामले में हुकूमत के साथ है, हुकूमत उनके साथ। बिल्कुल, आप हर मामले में देखें। अब इनमें आप अंदाजा लगाएं कि एक फरीक जो है वो हर केस में फरीक होता है, वो ही जजेस की कारकर्दगी जब देखेगा तो जो डिसेंटिंग जजेस हैं वो तो फारिग हो जाएंगे। अब देखें ना, इस वक्त जो निज़ाम 26वीं तरमीम के बाद राइज है, उसमें किसी जज ने अपॉइंट होना है, किसी वकील ने अपॉइंट होना है, किसी जज ने तरक्की लेनी है, यानी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आना है, किसी ने चीफ जस्टिस बनना है, उसने लॉबिंग करनी है हुकूमत में। हुकूमत को नाराज करेगा, ना कोई वकील जज बन सकता है, ना कोई जज चीफ जस्टिस बन सकता है। मुश्किल हो सकता है। सिंध में इस वक्त दौड़ जारी है, हर रोज स्टॉक एक्सचेंज की तरह के जी आप इस जज के 9 वोट हो गए, अगले दिन पता चलता है कि दूसरे के हो गए। कुछ क्या है कि जी हुकूमत इस वजह से है कि जी के आला साहब को सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना है। अब मुझे बताए ना, लम्हे फिक्रिया है कि 4-5 महीने हो गए हैं कि एडहाकिज्म चल रहा है हाई कोर्टों में, परमानेंट चीफ जस्टिस नहीं लग रहा है। लाइक माइंडेड हुकूमत ने जूनियर जजेस को अपना अपॉइंट कर लिया, कानूनी तौर पे उनके पास इख्तियार है। तो अब जब हुकूमत की ये इंटेंशन हो, हुकूमत जब कारकर्दगी देखी तो बड़े सवाल उठेंगे। हुकूमत बेशक बोनाफाइड से भी देखे, मेरा ख्याल है कि जजेस को देखें। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये कहा गया है ना, इसमें मेरा ख्याल है कि 26वीं तरमीम में ये था कि जुडिशियल कमीशन एग्जामिन करेगा कारकर्दगी, उसके बाद ये रिपोर्ट भेजेगा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। नहीं, वो उनको पहले जज को पॉइंट आउट किया जाएगा, जो सेक्शन 175(20) में लिखा हुआ है, तो उनको बताया जाएगा कि आपका ये इशू सामने आ रहा है, इसको ठीक करें। तो महीने का या 3 महीने का टाइम दिया जाएगा, फिर मामला जुडिशियल काउंसिल भेजेंगे। बिल्कुल जी ठीक है, ये मतलब उसमें लिखा है। अब देखें, पहले तो भी उन्होंने रूल्स का बनाने की वजह से पॉलिसी फैसला करना होगा इसको। देखिए, रूल्स आईनी बेंच में कौन से जज शामिल होंगे, कौन से कैसे होंगे, उसके रूल्स नहीं बने। बिल्कुल, मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया, पहले हुकूमत ने कहा जी जरूरत ही नहीं है, अमीनुद्दीन खान साहब एक दाना जज है, वो जो कहेंगे वही जज होगा। अब देखे ना, उन्होंने चुने हैं। ये तो ऐसे है जिस तरह मैं अब वो बात वर्ड नहीं करता कि कुर्बानी, मतलब जिस तरह होता है ना कि यार ये नहीं, ये मुझे चाहिए जी। अब यहाँ ऐसे है, मतलब ये है कि जिस तरह 25 जजेस में से चुने गए 15 जज, 2 जज गलती से जो डिसेंटिंग आ गए और उनकी एक्सपर्टी है टैक्स,
आईनी बेंच में उन जजेस जो सुपर टैक्स केस सुन रहे हैं, आयशा मलिक को बेंच में ही नहीं। बिल्कुल। तो आप किस बात पे रोए? देखिए 26वीं तरमीम में आप हुकूमत पे भी ब्लेम करते हैं, लेकिन जब ब्रदर जजेस हर मामले में एग्जीक्यूटिव के साथ होंगे तो जजेस फिर क्या करेंगे? अब जैसे मैंने बताया कि 26वीं तरमीम का मुझे यही है जुजिस नजर आया कि जो जज हुकूमत को नाराज करेगा वो फारिग हो जाएगा। अगर फारिग नहीं होगा तो अपने जज उसको किसी बेंच में ही नहीं शामिल। आयशा मलिक को सुपर टैक्स केस में क्यों नहीं शामिल किया गया? वो जो अहम केस था टैक्स केस, देखें अच्छा फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस में शायद वहीद साहब केस सुन रहे थे, डिसेंडिंग जज थे, उन्होंने कहा था कि जी अगर ये हुकूमत की है तो हम इनको जमानतें दे देते हैं 102 लोगों को। इंट्रा कोर्ट अपील की स्कोप पे बात की तो अगली दफा जब ये हुआ कि आईनी बेंच ने जो है वो शायद बिलाल साहब का नाम दे दिया, शायद वहीद साहब का नहीं दिया। सुप्रीम जुडिशियल सिंध हाई कोर्ट में के आगा 6 के 7वें नंबर पे थे। अमीनुद्दीन खान साहब ने भी हुकूमत का साथ दिया है और गालिबन मंदोखेल साहब ने भी दिया है, वो कि उस पर मुतजाद है, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने भी दिया है, और के आगा साहब को चुन लिया है जी। अब जो पहले जज हैं उन पे क्या बीती हो? जब जजेस को निशाना बनाए या उनको साइड लाइन करवाने के लिए हुकूमत का साथ देंगे तो आप क्या बात करेंगे? सर अब ये बताएं कि मसला ये है ना कि अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में या अफरीदी साहब है, मंसूर अली शाह है, मुनीब अख्तर है, उनको आईनी बेंच में शामिल क्यों नहीं किया जाए? आप बात कर रहे हैं 21 दिसंबर को मीटिंग हुई, 6 मेंबर ने कहा, 4 जुडिशियल मेंबर थे, या अफरीदी, जमाल मंदोखेल, मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह, 2 पीटीआई के मेंबर। इन्होंने कहा जी सारे जज आईनी बेंच कैसे हो। हुकूमत को अमीनुद्दीन खान साहब ने वोट दिया, 5 उनके थे और 7वां वोट अख्तर हुसैन साहब का था, वो कि वो अभी तक पछतार है और आखिर में जब उनका जमीर जागा तो उनको निकाल भी दिया गया है। तो ये इस वक्त आईनी देखें, इस वक्त जो है ना सबसे अहम केस जुल्करनैन वो है कि 26वीं तरमीम का केस लगाया जाए। क्या जो ये निजाम आया है ये आईनी ढांचे को तो इसने खराब नहीं किया? क्या सीलियंट फीचर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहीं कंप्रोमाइज हुई है या नहीं? इसको एग्जामिन होना तो जरूरी है। सबसे अहम पिटीशन है, ये केस लग ही नहीं रहा। इसमें बड़ा अहम सवाल है। 26वीं तरमीम का केस लीव ग्रांटिंग ऑर्डर हमने देखा है, उसके अंदर नोटिस किया गया आयशा मलिक साहिबा और ये सारे उस पे बेंच का हिस्सा थे। अब सर हो ये रहा है कि 19 को ही डिसाइड होना है कि ये आईनी बेंच के मेंबरान कंटिन्यू करेंगे या बेंच तब्दील होगा। जी अगर फर्ज करें 19 को आयशा मलिक साहिबा को आईनी बेंच से बाहर निकाल दिया जाता है, सुने हाँ। तो फिर 26वीं तरमीम का केस लगता है। देखें वो शामिल हो ना शामिल, उनकी कोई अहमियत उस तरह नहीं है कि आईनी बेंच की कमेटी उनको नहीं शामिल करेगी। सुपर टैक्स में क्यों नहीं शामिल किया? और कई केसेस है। एक जज की मुझे ये बताएं, जो सुपर टैक्स की ये 5 जज सुन रहे हैं केस, इनमें से कौन से हैं जिन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स के मामला देखे? मियां गुल हसन साहब को लाए क्यों सुप्रीम कोर्ट में? हमने यही सुना ना कि जी टैक्स का हमें जज चाहिए, तो केस कौन से सुन रहे हैं? वो तो फैमिली मैटर इधर सुनाया जाए। लेकिन बात यह है कि किसको ये बातें करें। जब इनकी पे क्रिटिसिज्म आता है तो फिर नाराजगी भी हो जाती है, लेकिन बात फेयर है जो बात आप करते हैं। यहाँ हुई बात कि आईनी बेंच में जब हुकूमत से पूछा गया कि आपने 7 जज कैसे चुने, तो उन्होंने कहा जी पहले 3 तो हमने चुने नहीं थे, अमीनुद्दीन खान साहब को चुना और उन्होंने अपने आप को भी वोट दिया। उसके बाद हमने हर सूबे से सीनियर जज को चुना, लेकिन जब बारी आई अगले तो उसमें हमने देखा कि शायद वहीद साहब, उनको निकाल दिया गया, आईनी बेंच में नहीं शामिल किया। इसके बाद वो जो है वो अगली दफा जब ये बात आई जो अमीनुद्दीन खान साहब ने प्रपोज किए नाम, उनमें शफी सदीकी साहब नहीं है और कई जज नहीं है, मलिक शहजाद नहीं है। तो इस वक्त जो ये कल आप कह रहे हैं ना 19 को मीटिंग हो रही है, इसमें जो मेरी इत्तला है कि यही 15 जजेस को एक्सटेंशन मिल जाएगी। और मैं भी दिसंबर 6 महीने मजीद आखिरी जो अमीनुद्दीन खान साहब की रिटायरमेंट तक हो जाए, अगर 27वीं तरमीम ना आई और जजेस की जो एज है रिटायरमेंट एज ना बढ़ी, तो मेरा ख्याल है कि वो जो है वो जो अपनी इनिंग्स है वो बीइंग ए हेड ऑफ दी आईनी बेंच और पाकिस्तान की तारीख के पहले वो आईनी बेंच के सरबराह के तौर पे रिटायर होंगे। और आईनी बेंच का जो मैंडेट है वो है आइन की तशरीह। अब आप मुझसे अगला सवाल करेंगे कि जी जो मौजूदा आईनी बेंच है इसकी कारकर्दगी 6 महीने में, तो मैंने आज रात वेबसाइट पूरी खोली, एक जज का देखा कि जी आईनी बेंच की जरा रिपोर्टेड जजमेंट देखूं, एक जजमेंट 2 सफ़ों का मिला, वो जो मंसूर अली शाह था, हाँ वो 2 सफ़ों का, 2 सफ़े है, 1.5 सफ़े बल्कि, और वो मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा मैं अलहदा नोट लिखूंगा,
लेकिन उनके नोट को इंडोर्स नहीं किया तो वो तो एडिशनल नोट हो गया ना। हालांकि वो 19-20 सफ़े का था, हालांकि वो रिपोर्टेड सबने उसको साइन करना चाहिए था असूलन। अच्छा, फिर दूसरा है जी मिलिट्री कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर, और तीसरा है जमाल मंदोखेल साहब का एक ऑर्डर है जिसमें एक स्टैचू के जरिए अपील का हक जो है वो खत्म हुआ था, तो कहा गया था कि अपील का हक आप नहीं खत्म कर सकते, तो वो एक ऑर्डर मंदोखेल साहब का है। तो 3 मुझे अभी तक मिले, आपको कोई मिले हो तो मुझे बताएं। मंदोखेल साहब ने जब मुनीब अख्तर साहब की टेकिंग पे मुझे बताया था जी कि जो एतराजात थे बेंच पे, इसके ऊपर उन्होंने कहा जी मैंने फैसला लिख लिया, तो मैंने वो भिजवा दिया है, वो अपलोड हो जाएगा। तो मैंने कहा सर अब तो बेंच के हेड की अप्रूवल के बगैर अपलोड ही नहीं होता। और उन्होंने कहा वैसे अब सिस्टम चेंज हो गया, तो अब देखिए हम वो कब आपके सामने आता है। मिलिट्री कोर्ट वाला होगा मे बी। नहीं, अच्छा, मिलिट्री कोर्ट वाला तो अपलोड हो चुका उनका, क्योंकि मेन जजमेंट आ गई थी। ये बेंच के ऊपर एतराजात वाले मैंने उनसे पूछा था स्पेसिफिकली, उन्होंने कहा जी मैं भी लिख लिया फैसला, मेरा लिखा हुआ है, अब देखिए कब अपलोड होता है कब नहीं होता। तो अगर वो आ भी जाए तो 4 फैसले 6 महीने में, नहीं वो एक महीने में एक नहीं, मंदोखेल साहब को क्या, दूसरे जज भी तो हीरे हैं, क्या पता वो अपना नोट लिखे, वो उनको साइन ना करे, वो भी तो एक अपने, उनको चुना गया है जुडिशियल कमीशन ने, आइन की तहरीर, वो कहे जी हमने अपनी तहरीर करनी है, तो मंदोखेल साहब का अपना नोट हो सकता है। मेरा ख्याल है कि आईनी बेंच में मेजॉरिटी अमीरुद्दीन खान साहब की जुरिस्प्रूडेंस से इंस्पायर है, वो उसको साइन करेंगे, वो लिखेंगे, मे भी लिखेंगे, या जो भी उनको साइन, उनके साथ आप देखें रिजर्व सीट के केस में भी उनको जिस तरह वो रिलैक्स है, बाहर ये लग रहा है कि मेजॉरिटी उनकी जुरिस्प्रूडेंस को इंस्पायर है, या वो साइन करेंगे, लगता ही है कि वो उधर जाएगा। यानी कि फिर एक फैसला इस किस्म का आएगा जो हार्वर्ड वगैरह में पढ़ाया जाएगा कि फैसला नहीं, वो मानो ना, वो भी हो सकता है वो, लेकिन वो तो अब पता चला है कि काजी फैसल साहब कह रहे हैं कि मैं जाती तौर पे उस ऑर्डर की तरफ इंक्लाइन था, वो जो उन्होंने मुलाकात की कोई, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि मैं उस असल ऑर्डर, और हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये जो ऑर्डर है ये तो काजी साहब का ऑर्डर है, एग्जैक्टली वो लिखा हुआ, वो राइटिंग ही वो नहीं है। नहीं राइटिंग चले वो छोड़े, लेकिन जो ज़हन है, दिमाग है, हाँ जी, वो काजी साहब का यही था। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग हमने देखा। अब काजी साहब कहते हैं जी वो मैं मंदोखेल फार्मूले पे राजी हो गया और मंसूर अली शाह हट गए बीच में, और ये इस वजह से मामला हो गया, और मैं तो वो इस वजह से हो गया। अच्छा, काजी साहब इतनी 16 साल की तो चीज़ें हैं कि मंदोखेल साहब की उस पे उन्होंने बातों में लगा के फिरा देखिए, लिया। मंदोखेल फार्मूला जो है, या मंदोखेल साहब कहते हैं मैंने रात पूरी लगा के वो 39, उसको अगर देखें और दूसरी साइड के जजेस ने देखा कि उससे 2/3 पूरी हो रही थी। मकसद क्या था कि नेशनल असेंबली में 2/3 बनवाई जाए, 26वीं तरमीम की जाए। तो जो मंसूर अली शाह गालिबन हटे हैं और दूसरे जजेस जो मंदोखेल फार्मूले पे नहीं आए, उनको ये अप्रीहेंशन थी कि सारा काम हो रहा है 26वीं तरमीम को रोकने के लिए। जब मंदोखेल फार्मूला अगर हम मान लें और 27वीं तरमीम यानी 26वीं तरमीम आ जाएगी, फिर फायदा क्या? तो मंदोखेल फार्मूला बड़ा जबरदस्त, ये कई लोग कहते थे ये प्लान सी था, पहले एक प्लान ए था, फिर बी आया काजी साहब, फिर सी आया, ये प्लान सी था। तो ये इस तरह की बातें होती हैं। अभी रिव्यू में भी प्लान सी की बातें हो रही हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि रिव्यू में भी जो मुझे लग रहा है कि वो जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसके तो मुझे 20% चांस लग रहे हैं, 30% के वो जजमेंट इंडोर्स हो, क्योंकि वो जजमेंट एक किस्म की यतीम है। कोई जज उसको इंडोर्स यानी वो के काकड़ साहब ने बात की, हाशिम काकड़ साहब ने, कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, हमें उसका दिफा करना चाहिए या उसको बात करनी चाहिए, लेकिन वहां तो एक जज साहब ने कहा कि वो बायस तरीके से लिखी गई है। नहीं, और वो जिन्होंने साइन किए हैं उसके ऊपर वो बैठे सुन रहे हैं कि हाँ जी हम 22 थे। तो ये मेरा ख्याल है कि वो उसमें मंदोखेल साहब का जो बहुत से लोग कहते हैं कि जब मकसद सीटों का ये है कि 2/3, लेकिन पीटीआई को सीटें मिले ना मिले कोई फायदा नहीं, ठीक है। हुकूमत को इस चक्कर में आया कि हुकूमत समझती है कि हमें 2/3 मिले नेशनल असेंबली में, सेनेट में फिर उन्हें मौलाना साहब की जरूरत पड़ेगी। तो वो अगर मंदोखेल फार्मूला कहे या वो जो नोट है उसको मान ले तो 2/3 मिल जाने, असल मकसद जाने ना 2/3। 27वीं तरमीम आ रही है जिसकी बातें बहुत हो रही है, जुडिशरी के अंदर से हो रही है कि 27वीं तरमीम आ रही है, सारा कुछ, तो सब कुछ इस वक्त जो है वो 27वीं तरमीम के लिए है। वो मेरा ख्याल है कि बेस्ट जजेस के लिए होगा अगर हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ये भी होगा, देखिए जी हमने पीटीआई को पार्टी भी माना, दूसरी तरफ से 2/3 भी मिल जाएगी हुकूमत को नेशनल असेंबली में, सारे काम आसान हो जाएंगे। चलो देखते हैं जी काम किसके कितने आसान होते हैं, किसके कितने मुश्किल होते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।